नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए हर शाम को 4 बजे लेकर आती हूं पर्सनल फाइनेंस हेलो मनी 9, जिसमें हमारा फोकस है केवल और केवल इस पर कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे और अच्छी बन सके। आप पर्सनल फाइनेंस में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं उसे हम कैसे सुधारने में आपकी मदद कर सके। ट्यूसडेज को हम बात करते हैं बीमा की, और आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। और हेल्थ इंश्योरेंस में भी हम एक खास कैटेगरी के लोगों के बारे में आज बात करने वाले हैं, जेन जी, यानी जिन्हें आप जूमर्स भी कहते हैं, पर मैं तो जेन जी का ही टर्म जानती थी। जेन जी वो है जो 1997 से 2012 के बीच में जन्मे हैं, और 1981 से 1996 के जन्मे हुए लोगों को कहा जाता है मिलेनियल्स। यानी अभी जेन जी जो होगा वो अपने 20s 30s लेट 20s 30s के आसपास होगा, और वहीं अगर हम बात करें मिलेनियल्स की तो शायद वो अपने 30s अर्ली 30s में होगा। तो ये भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है, और इनकी खास बात ये है कि ये अपने करियर की शुरुआत कर रहे होंगे। जिम्मेदारियां अभी अभी नई नई जो है वो इनके लिए शुरू हुई होगी। इन सब में फिनेंशियल जिम्मेदारियों को वो नज़रअंदाज ना करें, यही हम चाहते हैं। और फिनेंशियल जिम्मेदारी में क्या हो उनका पहला कदम, और इनकी इस पूरी स्कीम ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग में हेल्थ इंश्योरेंस की जगह कितनी ज़रूरी है, कितना कवर होना चाहिए, कैसे खरीदें हेल्थ इंश्योरेंस, आज इन सब पर हम बात करने वाले हैं। तो जेन जी और मिलेनियल्स को के पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर कितना बड़ा हो, इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशीष यादव, हेड ऑफ प्रोडक्ट्स मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस। थैंक यू सो मच आशीष, आपने वक्त निकाला आज मनी 9 के लिए। इनफैक्ट अगर आप आशीष से डायरेक्टली भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस तरह से भेज सकते हैं आप सवाल। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9311211874 पर। ईमेल करना चाहते हो तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। साथ ही में आप यूट्यूब पर लाइव अभी इसी वक्त जुड़ सकते हैं, और आशीष यादव मेरे साथ बने हुए हैं मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस से आपके सवालों का जवाब देने के लिए। कोशिश ये रहने वाली है कि भाई यंग जनरेशन, जिन्हें जेन जी और मिलेनियल्स के नाम से जाना जाता है, उनके पास क्यों हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, और उन्हें अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में किन बातों का ख्याल रखना है, कब इसे रिव्यू करते रहना है, कब इसे चेंज करना है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि क्यों ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। आशीष, जेन जी, मिलेनियल्स, यंग प्रोफेशनल्स हैं, अभी अभी करियर की शुरुआत कर रहे हैं, नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, इनके लिए कितना ज़रूरी होता है हेल्थ इंश्योरेंस? तो सबसे पहले नमस्कार प्रियंका जी, नमस्कार मनी 9 के दर्शकों को। ये एक बहुत ही अहम सवाल है, और आई थिंक हम बार बार इस सवाल से रूबरू होते हैं कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। मेरा सबसे सिंपल आंसर यही रहता है कि क्यों नहीं हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई बीमारियां एज नहीं देखती, बढ़ती हुई बीमारियां आपका स्टेटस नहीं देखती। अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन 1 दिन 2 दिन का भी होता है तो भी अच्छा खासा अमाउंट आपकी जेब से जाता है। फिर वह मैटर नहीं करता कि जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है वो यंग है, अडल्ट है, या वो ओल्ड है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। दूसरा जो अहम मुद्दा है क्यों हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप जॉब ज्वाइन करते हैं, जिम्मेदारियों के अंदर आप एक पहला कदम लेते हैं, उस सारी जिम्मेदारियों में आप ये समझते हैं कि आने वाले समय में हम कैसे सेव करें, और यदि अगर वह सेविंग ही अगर वाइप आउट हो जाए आपकी हेल्थ कंडीशन से, तो फिर आप कई कदम पीछे आपको धकेल दिया जाता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अपना सुरक्षा जो घेरा है उसको मजबूत करें, सुरक्षा लें, उसके फर्स्ट सेफ्टी कम्स फर्स्ट, उसके बाद बाकी और चीजें। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने कही आशीष, कि हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि मेडिकल इन्फ्लेशन जो है, जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन, यानी जो हम सामान खरीद रहे हैं, चाहे ग्रोसरी हो या कपड़े हो, उनसे भी बहुत तेज़ी से मेडिकल इन्फ्लेशन डबल डिजिट में ऑलमोस्ट 14% के लेवल पर है। तो ऐसे में अगर एक सिंपल सा हॉस्पिटलाइजेशन भी आप के पैसों को आपसे दूर ले जा सकता है। फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। और आशीष, आप क्या महसूस करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के जेन जी और मिलेनियल्स, इनके बीच में एटीट्यूड कैसा है?
कुछ बदलाव आया है? क्योंकि हम अगर बात करें, कोविड ने बहुत कुछ बदला है, इसकी इम्पोर्टेंस को हमें बहुत समझाया है। आप जेंजी और मिलेनियल्स को मॉनिटर करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग इनके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, आप क्या महसूस करते हैं? जी प्रियंका जी, सो आई थिंक ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इस टारगेट सेगमेंट को पहचानना। मिलेनियल्स की रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है वर्सेस जेंजी की। और अगर आप जेंजी की बात करें तो मैं खुद पर्टिकुलरली मिलेनियल हूं एंड मैं उस कैटेगरी से आता हूं। लेकिन जब आप जेंजी की बात करते हैं तो दिस जनरेशन इज वेरी स्मार्ट। और आजकल अडल्टिंग जिसकी हम बात करते हैं, अडल्टिंग आजकल हर एक जनरेशन का हिस्सा है, पर्टिकुलरली जेंजी इसमें बहुत अग्रेसिवली मतलब पार्टिसिपेट करता है। सो दे डिसाइड, दे आर द डिसीजन मेकर्स नाउ, एंड विद जितनी अर्ली एज में वो लोग मतलब डिसीजंस लेने लग गए हैं। सो इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर है। आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है या जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहें, इनके पास क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी इज द नंबर वन थिंग दैट दे लुक एट। सबसे पहली चीज क्लैरिटी। दूसरी चीज जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें बताएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो क्योंकि ये जो जनरेशन है ये बहुत सॉर्टेड है, सो इसको कंफ्यूजन से दूर रहना पसंद है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ना रखें, सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। एंड थर्ड जो है, क्योंकि जैसा आपने ओपनिंग किया था कि ये जनरेशन अभी एंटर कर रही है अपनी अर्निंग स्टेज को, यानी कि पहली जॉब दूसरी जॉब में ये लोग होंगे। सो जाहिर सी बात है अफोर्डेबिलिटी एक बहुत अहम पहलू है जो ये लोग देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेनियल्स जो थे उनको एडवाइस कर दिया जाता था और उसके हिसाब से वो लोग आगे बढ़ते थे। ये जो जनरेशन है ये परखेगी, तोलेगी और उसके बाद बोलेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जनरेशन को समझना और उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स बनाना, और उसके हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ गया, देन दिस जनरेशन will basically first talk about safety security and then talk about investments, विच इज़ वेरी गुड। यानी वो समझ करके खरीदना चाहते हैं और इसलिए उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट नहीं, सिंपल प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर यंग ब्रिगेड को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि आपको क्या क्या देखना चाहिए अपने हेल्थ इंश्योरेंस में, किन बातों का ख्याल रखें, एक चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? और अगर आप चाहें तो जेंजी के लिए अलग एक चेकलिस्ट दीजिए और मिलेनियल्स के लिए अलग चेकलिस्ट भी दे सकते हैं। तो यंग ब्रिगेड को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त किन पॉइंट्स पर टिक करना है? जी। तो सबसे पहले हम यंग ब्रिगेड की बात करते हैं। यंग ब्रिगेड क्योंकि तीन अहम मुद्दे मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में रेस किए थे, अफोर्डेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंफ्यूजन से दूर रख के सिंप्लिसिटी। सो अफोर्डेबिलिटी सबसे अहम मुद्दा है। एट द सेम टाइम ये टाइम ऐसा है जब इनको कॉम्प्रिहेंसिव कवर भी मिल सकता है, एंड अगर समझ में आ गए तो कॉम्प्रिहेंसिव कवर इनका मेन उद्देश्य बन सकता है। तो सबसे पहली चीज, दो चीजों पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज जो है वो है आपका डिस्काउंट्स आप कैसे ले सकते हो ताकि अफोर्डेबिलिटी को कंट्रोल में लाया जा सके। क्योंकि ये जनरेशन मोर हेल्थ कॉन्शियस है, समझदार जनरेशन है, वॉक्स एंड एक्सरसाइजेस इनका फर्स्ट प्राइमरी रिजीम है। सो आपके इनके जो कवरेज है उसमें पर्याप्त ऐसे संसाधन होने चाहिए जिससे ये हेल्दी रिजीम फॉलो करके अपना डिस्काउंट ला सके ताकि इनका प्रीमियम कम किया जा सके। और दूसरा अहम पहलू है जो कि एक पर्याप्त सम इंश्योर्ड, आज की तारीख में अगर आप, जैसे आपने बताया 14% इन्फ्लेशन है मेडिकल, जो आज 1 लाख रुपए का प्रोसीजर है वो कल 1,14,000 का होने वाला है अगले साल। ये कॉस्ट बढ़ती ही जाएगी। सो कम से कम 10 से 15 लाख का सम इंश्योर्ड अगर ये बढ़ती इस उम्र में ले सकते हैं, और एप्रोप्रिएट डिडक्टेबल अमाउंट अगर ये चूज करें जिससे इनका प्रीमियम कंट्रोल में रह सके विद हेल्दी डिस्काउंट, तो मेरे ख्याल से एक पर्याप्त सोल्यूशन है इस जनरेशन के लिए। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे और मिलेनियल्स जो आज जिम्मेदारी के अंदर बढ़े हैं, कल जेनजी भी एक जिम्मेदारी वाले दौर से गुजरेंगे, तब ये अपने इन डिडक्टेबल्स को हटा सकते हैं और एक अदर ऑप्शनल कवर्स अटैच कर सकते हैं जिससे जो रिक्वायरमेंट उस स्टेज में आएगी उस रिक्वायरमेंट को पर्याप्त तरीके से केटर कर सकते हैं। ओके, सो आई वांट टू नो टू थिंग्स। एक आपने कहा सम इंश्योर्ड जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है जेनजी और मिलेनियल्स को। क्या हम लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या राइट अमाउंट होगा सम इंश्योर्ड का जो होना चाहिए? तो आप क्या हमें बताना चाहेंगे कि सम इंश्योर्ड आप कैसे समझे कि ये बिल्कुल सही अमाउंट का सम इंश्योर्ड है मेरे पास? देखिए, एक सवाल जो मुझे अक्सर जेनजी से मिलता है कि मैं बीमार होऊंगा नहीं, मैं हेल्दी हूं, यंगेस्ट सेगमेंट का वासी हूं, तो जाहिर सी बात है क्रिटिकल कंडीशंस मुझे नहीं होंगी। ये अंडरस्टैंडिंग जेनजी की है।
अगर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जाए, मैं इसको कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहता, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जाए तो 10 से 15 लाख का सम इंश्योर्ड पर्याप्त है किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन को केटर करने के लिए। पर मेरी एक सलाह रहेगी जेंजी को कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, 20 साल से 25 एंड 25 से 30 की ओर बढ़ते हैं, उन्हें एक क्रिटिकल इलनेस का कवर अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए, या फिर अपने सम इंश्योर्ड को 15 लाख से लेकर सीधा 50 लाख पे लेकर जाना चाहिए। क्योंकि बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के साथ, बढ़ते हुए खर्चों के साथ आपके पास बढ़ता हुआ सम इंश्योर्ड होना अति आवश्यक है। सो ये जेंजी के लिए है। और मिलेनियल्स ऑन द कॉन्ट्ररी, मिलेनियल्स आज की तारीख में जिम्मेदारियों से जूझ रहे हैं, तो उनके पास कम से कम 50 लाख का पर्याप्त सम इंश्योर्ड होना चाहिए। अलग कॉम्बिनेशन में आ सकता है, डिडक्टेबल का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस कंपनीज के पास एंड पर्टिकुलर मणिपाल सिन्हा के पास, लेकिन आप उनका उपयोग भरपूर तरीके से करिए और एक पर्याप्त कवरेज अपने पास रखना अति आवश्यक है। आशीष जी, आपने दूसरी बार ये डिडक्टेबल के बारे में बताया, मैं चाहूंगी इसको थोड़ा सा हमें और क्लियरली समझाइए, क्योंकि ये काम की बात लग रही है पर हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। ये डिडक्टेबल क्या होते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस में? जी, सो डिडक्टेबल आप इसको एक लीवर मान सकते हैं या इसको एक टूल मान सकते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर अमाउंट तक इंश्योरेंस ट्रिगर नहीं होता। समझ लीजिए कि आपके पास 10 लाख का सम इंश्योर्ड है और आप 1 लाख का डिडक्टेबल चूज करते हैं। राइट। तो क्योंकि आप ये आश्वासन देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि मैं पहले 1 लाख का खर्चा खुद अपनी पॉकेट से वहन करूंगा, और उसके ऊपर मैं 10 लाख आपसे क्लेम कर सकता हूं, तो जाहिर सी बात है जब मैं प्राइसिंग करता हूं इस प्रोडक्ट की, तो मैं उस 1 लाख तक के प्राइमरी खर्चे को मैं अपनी प्राइसिंग से हटा देता हूं, और उसकी वजह से प्राइसिंग कम हो जाती है। और ये जेनजी में बिल्कुल एप्रोप्रिएट सोल्यूशन है, बिकॉज जेनजी ये बिलीव करती है कि इतना फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन उनका नहीं होगा, क्योंकि उनकी हेल्दी रिजीम है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और हम इस बात को मानते हैं। सो इसलिए डिडक्टेबल वह अमाउंट होता है जब तक आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं करेंगे, और आपका सम इंश्योर्ड जो है वो बाद में ट्रिगर होगा डिडक्टेबल अमाउंट के ओवर एंड अबव। ओके, इसको क्या कहते हैं? डिडक्टेबल ही कहते हैं? इसे हम डिडक्टेबल ही कहते हैं। यानी जनरली आप जो पहला खर्चा का हिस्सा है वो आप खुद अपनी जेब से देंगे, और जब आप उतना खर्चा जो है वो लिमिट आपको बता दी जाएगी, ये लिमिट क्रॉस करने के बाद आपका इंश्योरेंस शुरू होगा, राइट? तो अगर हॉस्पिटल का बिल, आपने जैसे 1 लाख का एग्जांपल दिया, अगर मान लीजिए किसी के साथ ऐसी स्थिति हो कि उसके हॉस्पिटल का बिल आता है 1.5 लाख, तो 1 लाख उसे अपने से देना होगा, राइट? एब्सोल्युटली मोनिका जी, 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, प्रियंका। और 5,000 इंश्योरेंस कवर देगी। हाँ, माय नेम इज प्रियंका। सॉरी, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, सो डिडक्टेबल एक काम की चीज हो सकती है जो आपको प्रीमियम भी कम करने में मदद करती है। ओके, नाउ टेल मी कि आप अर्ली क्यों आपको खरीदना चाहिए? अर्ली खरीदने के क्या फायदे हैं? सबसे मुख्य फायदा प्रियंका जी अर्ली खरीदने का होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज क्योंकि कॉम्प्लेक्स होती हैं, वेटिंग पीरियड्स के साथ आती हैं। अगर आप अर्ली खरीदेंगे तो आप बेस्ट ऑफ द हेल्थ में वेटिंग पीरियड्स क्रॉस हो जाता है। उसके बाद यदि कोई कंडीशन आती है या किसी बीमारी से व्यक्ति ग्रसित होता है, तो उसे वेटिंग पीरियड सर्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। एज अगेंस्ट अगर कोई व्यक्ति अपने मिडिल एज में खरीदता है जहां वो ऑलरेडी डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, तो उन अवस्थाओं में उसको उस पर्टिकुलर कंडीशन से रिलेटेड वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। तो इसलिए अर्ली खरीदेंगे, प्रीमियम कम होता है, एप्रोप्रिएट ऑप्शंस आप ले सकते हैं, पर्याप्त सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं, और अंडरराइटिंग के झंझट नहीं होते अर्ली एजेस में। सो बेस्ट ऑफ द सेगमेंट है, बेस्ट ऑफ द कवरेजेस आप ले सकते हैं। सो लाइफ और करियर में जब हम आगे बढ़ते हैं, भाई किसी ने अगर मान लीजिए वो 27 या 28 के उम्र में खरीद लिया एक हेल्थ इंश्योरेंस, अब वो आगे जब लाइफ बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, उसके साथ करियर में प्रोग्रेशन होगा, तो क्या इन स्टेजेस में आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को रिव्यू करना चाहिए? ये मेरे लिए एक बहुत अहम सवाल है, और मैं इसका एग्जांपल थोड़ा सा एक और एग्जांपल जोड़ के करना चाहता हूं कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो क्या आपको अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करने की आवश्यकता है? टाइम टू टाइम मार्केट्स गिरते हैं, मार्केट्स बढ़ते हैं, आपको लगता है कि यह कंपनी या यह पोर्टफोलियो अब इस तरह के शेयर्स में या इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में आगे सस्टेनेबल नहीं है। वही केवल सेम एग्जांपल अगर आप इंश्योरेंस में लें, जो सम इंश्योर्ड और जो बेनिफिट्स आपने लिए हैं, क्या वे बेनिफिट्स आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस और हेल्थ लाइफ स्टेज चेंजेस के साथ चेंज हो रहे हैं? यदि नहीं, तो कृपया ऐसे प्लान में शिफ्ट करें जो ज्यादा फ्लेक्सिबल या ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करें। क्या आपका सम इंश्योर्ड बढ़ते हुए समय के साथ पर्याप्त है? यदि नहीं, तो कृपया सम इंश्योर्ड को बढ़ाएं। क्या आपके प्लान में पर्याप्त डिस्काउंटिंग मेथोडोलॉजीज हैं
यदि नहीं तो ऐसे प्लान्स का चयन करें जो आपकी बढ़ती हुई एज और बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको एप्रोप्रिएट सोल्यूशनिंग प्रोवाइड करे डिस्काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए बढ़ती हुई एज के साथ आपको अपने पोर्टफोलियो को जरूर देखना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आपको सम इंश्योर्ड बढ़ाना पड़े। अगर आपने पहले ही इंस्टेंस पे अच्छा सम इंश्योर्ड ले लिया है तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। इसलिए ठीक है। चेंज जरूरी है और आप उसको रिवैल्यूएट करें टाइम टू एज टाइम। फैक्टर इज इम्पोर्टेंट, जॉब फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है? जॉब बदलने के साथ क्या करना चाहिए आपको? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं वो आपको एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी देती हैं। आप जॉब भी बदलेंगे, आप इतने यंग हैं अभी, आप एक कंपनी में काम करते हैं, फिर आप कहीं और जाएंगे, उस समय क्या होना चाहिए? एज के साथ तो आपने कहा आपको डेफिनेटली रिव्यू करना, जॉब जब बदलेंगे तब क्या करना चाहिए? ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे बैठे तब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको रीलुक करना होगा। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस एक सुविधा है जो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। अच्छी चीज है और वो रहनी भी चाहिए, लेकिन केवल उसके भरोसे बैठना, क्योंकि जब तक जॉब है और जब तक आप उस कंपनी में हैं तब तक आपकी इंश्योरेंस वैलिड, और वो भी बहुत एक छोटा अमाउंट होता है। ज्यादातर कंपनीज 2 से 3 लाख या 4 लाख तक सीमित रखती हैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। किसी भी अवस्था में 2 से 5 लाख तो पर्याप्त है ही नहीं। आपको अपना इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, पर्सनल इंश्योरेंस। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जॉब्स चेंजिंग के हिसाब से हर कंपनी क्या सेम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है? द आंसर इज नो। वह भी चेंज होता रहता है, किसी में कम और किसी में ज्यादा। आपको अपना पर्सनल संसाधन तैयार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जो विपत्ता आती है या कंडीशन अगर किसी व्यक्ति को होती है या कोई बीमारी आती है या एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वह ये सोच के नहीं आते कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है। उसने होना है, वो होता ही है। इसलिए जॉब चेंजिंग इज नॉट द क्राइटेरिया। आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे अपना राइट इंश्योरेंस लेना जरूरी है। एज डेफिनेटली इज, बढ़ती हुई एज के साथ अपने पोर्टफोलियो को रीवैल्यूएट करें और एक पर्याप्त सम इंश्योर्ड के साथ राइड करते रहें अपनी एज के साथ। बट वेरी इंपॉर्टेंट, आशीष की बात से मैं ये टेक अवे लेना चाहूंगी कि देखिए, आप जब कंपनी में जाते हैं ना तो कंपनी आपको बहुत सारे जो बताती हैं कि आपको ये सुविधा दे रहे हैं, हम आपको ये फैसिलिटी, उसमें ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस को भी वो बताती है। प्लीज़, हो सकता है आपकी कंपनी बहुत अच्छा कवर दे रही हो, आई मीन वेरी नाइस अगर दे रही है, और लेकिन इसके बावजूद आपके पास अपना एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ज़रूर होना चाहिए। आशीष, मैं आपसे पूछ रही थी ना कि एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में क्या देखते हैं जेन ज़ी और मिलेनियल्स, उनका क्या एटीट्यूड है, आपने एक बात कही, अफोर्डेबिलिटी उनके लिए बहुत मैटर करती है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के प्रीमियम की कॉस्ट जो है वो बहुत मैटर करती है। तो अब इस प्रीमियम को कैसे आप बोलते हैं कि आप कम करने के लिए, आपने एक तो हमें बताया डिडक्टेबल का तरीका, कुछ और भी तरीके हैं क्या जिसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को थोड़ा सा, अब नई नई नौकरी में सैलरी तो इतनी बड़ी नहीं होती है ना, तो थोड़ा सब चाहेंगे कि पैसे बचे, तो जेन ज़ी और मिलेनियल्स को आप क्या कहना चाहेंगे, आप प्रीमियम पर कैसे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे प्रियंका जी, मैंने स्टार्ट किया था कि जेन ज़ी एक इंटेलिजेंट सेगमेंट है। डेफिनेटली इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत स्पेसिफिक है और ये आपसे सवाल अपनी नीड्स के मुताबिक पूछते हैं। अफोर्डेबिलिटी एक अहम मुद्दा है। एक ऑप्शन आपने डिडक्टेबल देखा, जो डेफिनेटली एक ऑप्शन रहता है जेन ज़ी के पास और रादर सभी के पास रहता है। दूसरा ऑप्शन जो है कि प्लान में ऐसे साधन होने चाहिए कि आप जैसे हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, उसके एवज में आपको डिस्काउंट्स मिले। ये एक अहम फीचर है या टूल कह लो, जो एवरी ईयर रिन्यूअल्स के टाइम पे आपको प्रीमियम कम करता रहेगा। तीसरा जो है कि आप कोपेस को भी यूज कर सकते हैं कि यदि अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो एक छोटा सा प्रतिशत उस बिल का आप अपनी जेब से वहन करते हैं और बाकी इंश्योरेंस वहन करती है। यह भी एक साधन है जिसको आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक आपके पास ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन एपिसोड ज्यादा नहीं होने वाला। लेकिन मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जो मैंने जेन ज़ी से या हमने जेन ज़ी से सीखा है, वो ये है कि वह अपनी नीड के मुताबिक ही इंश्योरेंस लेते हैं। तो कस्टमाइजेबल या कस्टमाइजेशन एक बहुत अहम पहलू है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का। आज मुझे मैटरनिटी की आवश्यकता नहीं है तो मैं मैटरनिटी क्यों लूं? मुझे ओपीडी की आवश्यकता है तो मुझे आप ओपीडी दीजिए। आज मुझे आईपीडी की आवश्यकता है, ओपीडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं ओपीडी क्यों लूं? आई थिंक ये सवाल जो है, ये ऑप्शंस आपको इस सेगमेंट को देना पड़ेगा। यदि ये ऑप्शंस नहीं है तो कस्टमाइजेबिलिटी नहीं होगी, उसकी वजह से उनका प्रीमियम अफोर्डेबल नहीं होगा।
सो जिसकी जैसी जरूरत उसके हिसाब से उसका इंश्योरेंस प्लान और उसके मुताबिक उसका प्रीमियम। तो इस तरह से स्मार्टली डिजाइन कर सकते हैं अपना खुद का इंश्योरेंस। सो आई थिंक पे एज यू नीड, पे एज यू ड्राइव, ये इरशाद ने जो है कार इंश्योरेंस के लिए लेकर वो आए हैं, लेकिन जो मुझे आशीष की बात से समझ आ रहा है, पे एज यू नीड, आप जैसे जैसे कस्टमाइज करेंगे, कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, तो वो 4 पॉइंट्स मैंने आपके लिए जोड़े। पहला, आप डिडक्टेबल ले सकते हैं, यानी एक हिस्सा आप पे करेंगे। दूसरा, आप अपनी फिटनेस से लिंक कर सकते हैं, ओके 3 ही पॉइंट है। तीसरा, को पे ले सकते हैं और अपने इसको कम कर सकते हैं। हाँ, और चौथा ये हो सकता है जो अभी बता रहे थे कि भाई अभी मैटरनिटी की ज़रूरत नहीं होगी, तो आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आप चुनेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे, तो प्रीमियम जो है वो आपको बहुत भारी बोझ नहीं लगेगा। अब ये बताइए, क्या आशीष आप ये फेस करते हैं कि जेन जी हो या मिलेनियल्स हो, वो इंश्योरेंस को कंफ्यूज कर देते हैं इन्वेस्टमेंट से, और इन्वेस्टमेंट को कंफ्यूज कर देते हैं इंश्योरेंस से? आपको क्या लगता है वो इंश्योरेंस को कितना समझते हैं? और मैं सिर्फ ये हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये कंफ्यूजन रहता है क्या? इसको मैं इस तरह से आंसर करना चाहूंगा प्रियंका जी कि ये कंफ्यूजन एक टाइम पे जरूर था, लेकिन अब क्या हो गया है, कोविड की वजह से अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि अब इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ही बोला जाता है, लेकिन एक टर्म और आया है कि इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं उसको सेफगार्ड करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है जो इंश्योरेंस कहलाती है। सो इसको इस तरह से समझते हैं, और ये डेफिनेशन भी जेन जी ने ही दिया है हमें, एंड वहीं से हम समझते हैं। तो इन्वेस्टमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक इंश्योरेंस की अश्योरेंस रहती है। आई थिंक इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए आप ये निवेश करते हैं, लेकिन ये है फिनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए, ताकि अगर बुरा वक्त देखना पड़े, पैसों के लिए आपको कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़े, आपका इंश्योरेंस है वो आपकी पूरी मदद करेगा।